शाम का वक्त था। सारिका अपनी ऑफिस की डे शिफ्ट पूरी करके ऑफिस से निकली ही थी तो उसने देखा कि बस स्टैंड के पास लोगों की भीड़ जमा है। वो भीड़ में जाकर खड़ी हुई, लेकिन उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आया। एक्सक्यूज मी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? लोगों की इतनी भीड़ क्यों जमा है? हाँ मैडम, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसकी जान बच पाएगी। सारिका ने अपनी मास्टर्स करने से पहले नर्सिंग का कोर्स किया था, लेकिन अस्पताल की नौकरी उसे रास नहीं आई, इसलिए उसने अपनी फील्ड बदल ली। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही वो तुरंत वहां पहुंच गई। रोड पर उस आदमी का खून चारों तरफ फैला हुआ था। सबसे पहले उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन ट्रैफिक इतना भारी था कि एम्बुलेंस को पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। उस आदमी के सीने में बाइक का हैंडल घुस गया था। सारिका ने तुरंत पास रखा कपड़ा उठाकर घाव पर दबाव डालते हुए खून रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद जब तक एम्बुलेंस पहुंची, वो आदमी दम तोड़ चुका था। एम्बुलेंस के देर से आने के कारण उसकी जान ना बच पाने का दुख सारिका के चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो बेहद निराश होकर घर लौटी। मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि काश एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो उस आदमी की जिंदगी शायद बच जाती। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऑफिस में किसी से कहासुनी हो गई क्या? नहीं माँ, किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई। ऑफिस के पास ही एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बहुत देर तक उसका खून रोक कर भी रखा, लेकिन एम्बुलेंस इतनी देर से आई कि वो बच ही नहीं पाया। होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटा। शायद भगवान की यही मर्जी थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर, और तू ज्यादा परेशान मत हो। हर बात को दिल पर लगा लेती है, ये अच्छी बात नहीं होती। सारिका लेकिन इस बार हादसा उसके सामने हुआ था। उस आदमी का अंतिम सांस लेना, उसके हाथों में खून रुकवाने की बेबस कोशिश, ये सब उसके दिमाग में गहरा असर छोड़ गया। ऐसी घटना किसी के सामने हो जाए तो वो पल बार बार वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता ही रहा, और इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाई। करीब 3 बजे जाकर कहीं उसकी आंख लगी। संडे का दिन था, इसलिए किसी ने उसे जगाया भी नहीं। जब वो सोकर उठी, उसका सिर भयंकर दर्द कर रहा था। शरीर इतना भारी लग रहा था कि जैसे वो उसका बोझ उठा ही नहीं पा रही। दोपहर के करीब 12 बज चुके थे। जब वो कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी मां चिंता करते हुए उसके कमरे में आ गई। सारिका अपने सिर पर कपड़ा बांधकर चुपचाप बैठी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में सारी रात की थकान साफ झलक रही थी। अरे क्या हुआ तुझे? सर में दर्द हो रहा है क्या? दवाई ला कर दूं? हाँ माँ, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। शरीर भी बहुत भारी लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। लगता है तुझे नजर लग गई है। कितनी बार कहा है बाल खोलकर बाहर मत जाया कर। ऊपर से तेरा वो परफ्यूम। कर वो हादसा हुआ था, पता नहीं उसी की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। रुक, मैं अभी घर में लोबान का धुआं कर देती हूँ और तेरी नजर भी उतार देती हूँ। सारिका की मां ने मिर्ची से उसकी नजर उतारी। जब मिर्ची को आग में डाला गया तो धुआं बिल्कुल नहीं हुआ। यह देख सभी को लगा कि शायद सच में उसे नजर ही लगी थी। घर की शुद्धि के लिए सरला ने लोबान का धुआं भी कर दिया। शाम तक सारिका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। रात को उसने घर वालों के साथ मूवी भी एक देखी और अगली सुबह ठीक ठाक ऑफिस निकल गई। लेकिन रात को जब वो घर लौटी तो फिर वही हालत। सर में तेज दर्द, शरीर में भारीपन, और इस बार इतना ज्यादा कि वो घर आते ही खड़ी भी नहीं रह पाई। ना उसने खाना खाया, ना किसी से बात की, और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अरे क्या हुआ तुझे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? माँ बाहर खाने के लिए बुला रही है, जल्दी आजा। मेरा खाने का मन नहीं है, आप लोग खा लीजिए। बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। प्लीज
अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। जब सारिका ने कहा कि वो बहुत थकी हुई है तो गौतम कुछ नहीं बोला और वापस चला गया। लेकिन अगली सुबह जब सरला उसके कमरे में पहुंची, सारिका को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो सारिका कल तक बिल्कुल ठीक लग रही थी, आज उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे और वो दीवार की ओर टकटकी लगाकर अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। तू पागल हो गई है क्या? भला कोई ऐसा मजाक करता है? आज के बाद मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करने की जरूरत नहीं है। गुस्से में सरला वहां से चली गई। उसी वक्त सारिका के फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर रोहन का नंबर चमक रहा था। उसने झट से कॉल रिसीव की। तो आखिर कॉल आ ही गई तुम्हारी। सुनो रोहन, अगर इस बार भी तुमने घर पर मेरे लिए बात नहीं की ना, तो मैं मम्मी को कह दूंगी कि जहां उन्हें ठीक लगे वहीं मेरी शादी कर दे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारा। अरे बाबा, थोड़ा टाइम तो दो मुझे। अब और टाइम नहीं दूंगी रोहन। 3 साल से तुम यही बोल रहे हो, थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम। अब मैं घर वालों को और नहीं रोक सकती। या तो तुम मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन सारिका ने रोहन की बात बीच में ही काट दी और गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसे गुस्सा तो था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो गुस्से से कहीं ज्यादा डरावना था। अचानक उसके सिर में तेज भारीपन उतर आया। कमरे की लाइट्स बिना किसी कारण चमकने लगी। माहौल में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। सारिका घबराकर अपने बेड के पास लगे शीशे की तरफ देखती है और अगले ही पल बल्कि एक लंबी भयानक काली आकृति दिखाई देती है। वो परछाई ऐसे खड़ी थी जैसे कई देर से उसे घूर रही हो। डर इतना गहरा था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। चीख अटक गई, सांस रुक गई और अगले ही पल वो अपने ही बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह उसके फोन की रिंग बजती है तो अचानक से वो हड़बड़ाकर उठती है। फोन पर रोहन की कॉल आ रही थी। वो हाफते हुए उसकी कॉल उठाती है। हेलो। हेलो सारिका, कल रात तुम्हारी बात के बारे में सोचा मैंने। तुम्हारा कहना भी ठीक है। मैंने फ्लाइट की बुकिंग कर ली है। कल मैं तुम्हारे घर शादी की बात करने आ जाऊंगा। अपनी फैमिली के साथ सारिका के घर आने वाला था, इसलिए सुबह से ही घर में सारी तैयारी शुरू हो गई थी। सारिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो कोई बहुत धीमी सी आवाज में उसे कुछ कह रहा हो। उसने थोड़ा जोर डाला तो उसे वो शब्द बिल्कुल साफ सुनाई दिए। सारिका, सारिका, मैं तुम्हारा साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी जाओगी, मैं अपने आप तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। उस भयानक फुसफुसाहट को सुनकर सारिका जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही उसकी मां घबराकर उसके कमरे में भागी। सारिका, क्या हुआ तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ, पता नहीं, मुझे कुछ दिन से बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरे आसपास ही होता है। अभी अभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। क्या? ऐसी आवाज? मैंने तेरे पापा को बोला था कि पंडित जी से झाड़ा पोछा करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे तो लगता है कोई हवा तेरे पीछे लग गई है, तभी तो तेरी तबीयत भी ऐसे अचानक खराब रहने लगी है। सरला की ये बात पूरी ही नहीं हुई थी कि धड़ाम सारिका के कमरे का पंखा जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। दोनों की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। सारिका का भाई और उसके पापा घबराए हुए अंदर दौड़े, लेकिन तभी डोर बेल बजी। हड़बड़ाहट में सबने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और बाहर आकर रोहन के परिवार का वेलकम किया। सारिका भी वहीं बैठी थी, लेकिन वो रोहन को जिस तरह घूर रही थी उसमें कुछ अजीब, कुछ असहज, कुछ अनचाहा था। तुम बहुत कमजोर लग रही हो सारिका। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिन से थोड़ी बीमार है। डॉक्टर की दवाई चल रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। सारिका बेटा, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। जी माँ। सारिका उठी, चाय बनाई
और सबको सर्व कर दी। लेकिन जब वो रोहन के पास पहुंची, उसने जानबूझकर गर्म चाय से भरा कप रोहन पर उंडेल दिया। आई एम सो सॉरी रोहन, पता नहीं कप मेरे हाथ से कैसे छूट गया। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सारिका, तुम रोहन को अंदर ले जाओ। बेटा, अंदर जाकर शर्ट साफ कर लो। सारिका रोहन को अपने कमरे में ले गई। रोहन बाथरूम में शर्ट पर पड़ गए दाग साफ कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर चेहरा आगे किया तो उसे लगा कि एक काली छाया उसके सामने से झट से गुजर गई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से बाहर आया। सारिका आईने के सामने बैठी थी, एकटक खुद को देखते हुए, हीरे की तरह ठंडे चेहरे के साथ अपनी उंगलियों से बाल संवार रही थी, जैसे किसी और दुनिया में हो। अरे, तुम खुद को इस तरह एकटक शीशे में क्यों देख रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन आज तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब लग रहा है मुझे। इतने सालों से तुम्हें जानता हूं, पर आज जिस सारिका से मैं मिल रहा हूं, वो मेरी सारिका लग ही नहीं रही। ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारी सारिका नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है मिस्टर रोहन, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मुझे अपना बनाना है तो पहले शादी करनी पड़ेगी ना। प्यार से सारिका के बाल सहलाने लगा, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां सारिका को छूती, सारिका के चेहरे पर एक बेचैनी, एक अजीब सा गुस्सा उभर रहा था। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से अकड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही हो। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। अस्वाभाविक तन से रोहन की सांसें रुक गईं। ये क्या हो रहा है तुम्हें? सारिका, तुम ठीक हो ना? ये क्या कर रही हो? टेढ़ी गर्दन के साथ सारिका ने रोहन को देखा और एक भयानक, अस्वाभाविक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रोहन डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सारिका ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी कस थी कि रोहन की सांसें रुकने लगी। घबराकर उसने पूरी ताकत से सारिका को धक्का दिया और सारिका का सिर बेड के कोने से टकराया। धप, उसके माथे से खून निकलने लगा और वो वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। सारिका, ये क्या हो गया तुम्हें? रोहन की चीख सुनकर परिवार दौड़ता हुआ कमरे में आया। सारिका के माथे से तेज खून बह रहा था, तो सब उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। चोट थोड़ी गहरी थी, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। मैंने बैंडेज कर दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई रोहन, सारिका को चोट लगी कैसे? कहीं तुम दोनों में बहस तो नहीं हुई? तुमने धक्का तो नहीं दिया? नहीं, मैं तो बाथरूम से बाहर आया तो सारिका पहले से ही गिरी हुई थी। मैं घबरा गया, कुछ समझ नहीं आया, फिर आप लोग आ गए। डर और शर्म से रोहन ने सच किसी को नहीं बताया कि वो डर कर सारिका को धक्का दे बैठा था। थोड़ी देर बाद सारिका को होश आया। सब उससे मिलने अंदर गए, लेकिन रोहन की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। रोहन, तुम भी जाकर देखाओ, तुमसे मिलकर उसे अच्छा लगेगा। हाँ माँ। रोहन धीमे कदमों से कमरे में गया। सारिका आंखें बंद किए पड़ी थी। उसे देख उसका दिल भारी हो गया। वो उसके पास बैठा, धीरे से उसके माथे को छुआ, उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक सारिका ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। रोहन का दिल दहल गया। सारिका ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं। चेहरे पर एक मृत दानवी मुस्कान उभर आई। वो रोहन को घूरते हुए मुस्कुराई। क्या हुआ, डर गए? ये तो बस शुरुआत है, बदला तो अभी बाकी है। क्या? कैसा बदला? ये क्या बोल रही हो तुम सारिका? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सारिका ने अचानक अपने सिर को जोर से पकड़ लिया, जैसे उसके दिमाग में कोई भारी हथौड़ा बज रहा हो। वो दर्द से करा उठा। घबराया हुआ रोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। बाहर आते ही उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सारिका की तबीयत अब ठीक है, टेंशन मत लो। नहीं आंटी, बात वो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सारिका के अंदर कोई और है। वो सारिका है ही नहीं। क्या आप कहना क्या चाहते हो रोहन? रोहन जो कह रहा है वो मैं समझ रही हूँ। कुछ दिन से सारिका अजीब तरह बर्ताव कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई और ही बस गया हो।
मुझे लगता है हमें उसे पंडित जी को दिखाना चाहिए। हाँ आंटी, बिल्कुल। पंडित जी से बात करेंगे तो कम से कम मन को तसल्ली होगी, और अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी पता चल जाएगा। अगले दिन सारिका को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। घर की चिंता घेरे हुए गौतम तुरंत पास के मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। शाम के समय ऐसे मामलों में जाना ठीक नहीं होता। ठीक है पंडित जी, आप सुबह आ जाइएगा। अच्छा सुनो, ये लो रक्षा सूत्र, इसे अपनी बहन की कलाई पर बांध देना। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो ये उसे बचा लेगा। जी पंडित जी, मैं इसे वहीं बांध दूंगा। गौतम पंडित जी से वो रक्षा सूत्र लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में वो एक दुकान पर सामान लेने रुका। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपनी जेब से वॉलेट निकाला, उसी वक्त उसकी जेब में रखा रक्षा सूत्र नीचे सड़क पर गिर गया। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। घर पहुंचने पर उसने जेब टटोली तो रक्षा सूत्र कहीं नहीं मिला। अरे, मैंने तो इसे यहीं जेब में रखा था। समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, कहीं रास्ते में गिराकर आ गया होगा। पता भी है कितना जरूरी था वो। लगता है दुकान में जब पैसे दे रहा था तभी गिर गया होगा। लेकिन आप चिंता मत करो माँ, पंडित जी कल सुबह घर आने वाले हैं। ये सारी बातें कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सारिका सुन रही थी। गौतम की बात सुनते ही उसका चेहरा तमतमा कर काला पड़ गया, जैसे अंदर कोई और ही जाग उठा हो। वो पंडित यहाँ तब आएगा जब मैं उसे आने दूंगी। इसके शरीर से कोई नहीं निकाल सकता मुझे। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए सारिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अगली सुबह सब पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर गुजर गई, फिर भी वो नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तू एक बार फिर मंदिर जाकर देख, हो सकता है भूल गए हों। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अगर भूले भी होंगे तो मैं साथ लेकर आ जाऊंगा। गौतम जैसे ही मंदिर पहुंचा, पंडित जी के शिष्य ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बात सुनते ही सरला के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जो भी है पंडित जी को घर में आने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो एक बार घर के अंदर आ गए तो सब राज खुल जाएगा। माँ इतना मत सोचो, जरूरी नहीं कि यही वजह हो। इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल मैं किसी और पंडित जी को बुला लूंगा, आप चिंता मत करो। घर में यही चर्चा चल रही थी कि तभी लैंडलाइन बजने लगी। सरला ने रिसीव किया। सामने रोहन की माँ मधु थी। बहन जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि हमने शादी की तारीख तय कर दी है। अगले 6 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था, तो 15 दिन बाद का दिन मिला है। पता है जल्दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाए। रोहन दी इंडिया वाला काम बंद कर चुका है और विदेश में काम करने की सोच रहा है। ठीक है बहन जी, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करते हैं। वैसे भी शादी आज नहीं तो कल करनी ही है। बस अब इतनी जल्दी में हमें आज से ही सारी तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। शादी सिर्फ 15 दिन बाद तय थी। घर पर हलचल बढ़ गई। सजावट, खरीदारी, रिश्तेदारों के फोन और इन सब के बीच कोई धीरे धीरे सारिका की हालत ही भूल गया। दिन बीते और वो दिन आ गया, सारिका की शादी का दिन। बारात आने में बस कुछ ही समय बाकी था। सारिका दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। ज्वेलरी, मेकअप और चेहरे पर हल्की शांति, लेकिन उसकी आंखों के भीतर कहीं एक ठंडा सन्नाटा छिपा था। तैयार होने के बाद उसने सबको बाहर भेज दिया। फिर धीरे से अपनी अलमारी खोली और वहां से एक कुर्ता निकाला। वही कुर्ता जिस दिन उसके दफ्तर के सामने वो एक्सीडेंट हुआ था और उस अजनबी आदमी का खून उस पर लगा था। सारिका ने वो दाग कभी नहीं धोए थे, बल्कि कुर्ते को यूं ही संभाल कर रख लिया था। आज उसने वो कुर्ता खोला। जहां जहां खून के निशान थे वहां से कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटे और उन्हें अपने लहंगे के दुपट्टे में कसकर बांध लिया। अगर आज मैं इसके साथ बंधी नहीं तो इसके साथ जा भी नहीं पाऊंगी। इस बंधन के लिए ये करना जरूरी है। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी, ठंडी, निर्जीव और कुछ खास इंतजार करती हुई। तभी दरवाजा खुला। सरला अंदर आई। उन्होंने अपनी दुल्हन बनी बेटी को देखा और आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, ससुराल जाकर अपना ख्याल रखना।
और अगर कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक यहाँ चली आना। ये घर कल भी तेरा था, आज भी तेरा है और हमेशा रहेगा। बारात आ गई है, चल। और सुन, ये लोहे की कील अपने पर्स में रख ले। फेरों के समय ये तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगी। माँ, मुझे बस 1 मिनट, मैं बाथरूम जा रही हूँ। आप कील को बेड पर रख दो। कमरे से निकलते हुए मैं बैग में डाल लूंगी। ठीक है बेटा, मैं बाहर ही हूँ। सरला जैसे ही बाहर निकली, सारिका ने तेजी से चादर को हाथ से झटक दिया और लोहे की कील बिस्तर के नीचे लुढ़क कर गायब हो गई। कुछ मिनट बाद वो कमरे से बाहर आई। शादी की रस्में शुरू हो गई। गीत, पंडित की आवाजें, हंसी, कैमरे की फ्लैश। लेकिन जब फेरों का समय आया, उसी वक्त वो परछाई, वो ठंडी आत्मा सारिका के साथ साथ फेरे ले रही थी। आज एक नहीं, 2 आत्माएं बंध रही थीं। एक शादी का बंधन और एक बदले का बंधन। रात को सभी रस्में पूरी हो गई। सारिका अपने ससुराल पहुंची और आज थी उसकी पहली रात। वो कमरे में आई, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए रोहन के लिए, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, धीमी, खतरनाक और अजीब रूप से शांत। ये लो, पी लो इसे। बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। अगर इतना प्यार से कहोगी तो मैं तुम्हारे हाथ का जहर भी पी जाऊंगा। सोच समझ कर बोलो रोहन, क्या पता इस दूध में वाकई जहर हो और इसे पीने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए। सारिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तो तुम कभी ऐसा जवाब नहीं देती थी। अरे बाबा, मजाक कर रही थी। तुम भी ना आजकल हर बात पर नाराज हो जाते हो। ये लो, जल्दी पी लो। सारिका ने दूध का गिलास रोहन की ओर बढ़ा दिया। रोहन ने गिलास पकड़ा ही था कि ठक 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रोहन, दरवाजा खोलो बेटा, जल्दी खोलो, और वो दूध मत पीना। दूध मत पीना? माँ ऐसा क्यों कह रही है? जल्दी दरवाजा खोलो। सारिका का चेहरा एक पल में गुस्से से तमतमा गया। ना चाहते हुए भी उसने दरवाजा खोला। मधु भीतर घबराई हुई दौड़ते हुए आई। बेटा, तूने दूध पिया तो नहीं? नहीं माँ, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? अभी मैं रसोई में गई थी तो देखा, जिस पतीले में दूध था उसमें छिपकली गिर गई थी। उसका जहर दूध में घुल गया होगा। अगर तू पी लेता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या? लेकिन जब मैं दूध लेकर आई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। शायद मेरे आने के बाद गिरी होगी। वो जो भी हो बहू, लेकिन इस दूध को जाकर गिरा दे। खामखा किसी ने पी लिया और उसे कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा। जी माँ जी। सारिका ने टेबल पर रखा हुआ दूध का ग्लास उठाया और उसे किचन में लेकर गई। उसने सारा दूध सिंक में गिरा दिया, लेकिन उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगर ये बीच में ना आई होती तो अब तक इसका खेल खत्म कर चुका होता। मैं पहली रात ही जान ले लेता इसकी। क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम भी ना दिन पर दिन डरपोक होते जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सारिका? पहले तो मेरी बहुत चिंता रहती थी तुम्हें, और अब इतना बड़ा नुकसान होने से बचा है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे इस टाइम तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज अभी कुछ मत बोलो और सो जाओ। रोहन ने रूम की लाइट्स ऑफ की और चादर ओढ़कर सो गया। कुछ देर बाद उसे कमरे में खटखट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो सारिका वहां पर नहीं थी। सारिका, सारिका कहाँ पर हो तुम? ये आवाज तुम ही कर रही हो क्या? चुप। सारिका, सारिका कहाँ पर हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? देखो, मुझे डराना बंद करो। मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ देर पहले आने वाली वो खटखट की आवाज बंद हो गई थी, मगर दोबारा से वो आवाज फिर से शुरू हो गई। रोहन ने हर जगह नजर घुमाकर देखा, मगर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो आवाज कहां से आ रही है। सारिका भी न जाने कहां थी। वो घबराकर जोर जोर से सांसें लेने लगा और उसने उसकी गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ मैं। तुझे खत्म करने आया हूँ। अपना बदला लेने आया हूँ। उसने रोहन को जोर का धक्का मारा। रोहन दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ा। डर के मारे वो पीछे की ओर सरकने लगा और सारिका धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती चली आई। लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है रोहन। इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। न वो रात याद है, न मेरा एक्सीडेंट। क्या? कौन सा एक्सीडेंट? तुम कौन हो? किस बारे में बात कर रहे हो?
मुझे तो तू अच्छी तरह पहचानता है। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। 25 फरवरी को तू जानबूझकर शहर से बाहर चला गया था, ताकि जब तू मुझे मरवाए तो किसी को तुझ पर शक न हो और आराम से मेरे सारे शेयर्स तेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। और ये सब तेरी प्यारी सारिका भी जानती थी। नमन? हाँ नमन, बहुत जल्दी पहचान गया ना? अच्छी बात है। कम से कम मरने से पहले तुझे ये तो पता चलेगा कि तू क्यों मर रहा है। नहीं नमन, प्लीज छोड़ दे मुझे। जो भी किया अनजाने में किया, लालच आ गया था मन में। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बस बहुत हो गया। अगर तू मुझे मारना नहीं चाहता था तो मेरा एक्सीडेंट करवाया ही क्यों था? कुछ दिन पहले रात के 11 बज रहे थे। रोहन अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। टेबल पर विस्की का गिलास, लैपटॉप खुला हुआ और फोन कान से सटा हुआ। सुनो, कल 25 फरवरी है। ठीक शाम के 7 बजे के आसपास नमन ऑफिस से अपनी काली बाइक पर निकलेगा, उसी मोड़ पर जहां स्ट्रीट लाइट खराब रहती है। बस एक जोर की टक्कर, ब्रेक फेल का एक्सीडेंट लगना चाहिए। बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, समझे? दूसरी तरफ से हल्की हामी की आवाज आई। और हाँ, वहां से तुरंत गायब हो जाना। सीसीटीवी में कुछ नहीं आना चाहिए। पैसे डबल कर दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। मेरे सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाने चाहिए। शाम ठीक 7 बजे नमन अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से जा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी। बाइक हवा में उछली। नमन दूर जा गिरा। सड़क पर खून की लकीरें बन गई। सारिका को सब पहले से पता था। वो जानबूझकर मौके पर पहुंची। नाटक करने के लिए चीखी चिल्लाई, रोई, मानो नमन को बचाना चाहती हो। लेकिन नमन मरने से पहले सब समझ चुका था। उसकी आत्मा उसी पल सारिका के शरीर में समा गई थी, ताकि अब सारिका के ही हाथों से रोहन और सारिका दोनों से अपना बदला पूरा कर सके। मैं मानता हूं जो हुआ बहुत गलत हुआ। जितने चाहे शेयर्स ले लो, सारी संपत्ति ले लो। प्लीज नमन, मुझे छोड़ दे, माफ कर दे मुझे, प्लीज। सारिका, जिसके अंदर अब नमन था, ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा। उसने रोहन को जोर से धक्का दिया। रोहन लड़खड़ाकर बेड के कोने से टकराया। उसका सिर फट गया और खून की धार बहने लगी। सारिका ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा, खिड़की की ओर ले गई और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारा। कमरे की दीवारें, फर्श सब खून से तर हो चुके थे। रोहन की सांसें थम चुकी थी। सारिका ने रोहन के निर्जीव शरीर को खिड़की से नीचे फेंक दिया, फिर पास रखे चाकू को उठाया, अपनी गर्दन पर गहरा घाव किया और खुद भी खिड़की से छलांग लगा दी। जिस धोखे ने नमन की जान ली थी, उसी एक रात में नमन ने दोनों से अपना पूरा बदला वसूल कर लिया। शायद अब उसकी आत्मा को चैन मिल गया हो और वो मुक्ति की ओर चल पड़ा हो।